नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी हो गया जिसमें हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में बात की। उससे सबसे पहले हमने फिजिक्स में क्या शुरू किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया, उसके मोशन के बारे में बात की। फिर हमने उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स के बारे में बात की। देन वी मूव टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसके बाद हम लोग रिजिड बॉडी पे आए जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते थे। अब जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने लग गए तो हमने बोला ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म भी होते हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट्स के डिफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू किया। हमने पढ़ा इलास्टिसिटी। फिर हम बोलेंगे सिर्फ सॉलिड्स ही क्यों, हमें तो लिक्विड्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो लिक्विड्स और गैसेस की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम बेसिकली फ्लूइड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं पहले देखते हैं। सबसे पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स। देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, बट मैं उस चैप्टर के काफी सारे टुकड़े करूंगा। फर्स्ट होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड विल बी सरफेस टेंशन, नेक्स्ट फ्लूइड डायनामिक्स, उसके बाद विस्कोसिटी। ये चार पार्ट्स में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स जिसमें हम फ्लूइड्स एट रेस्ट पढ़ते हैं, ये करीब करीब आपका 3 क्लास चलेगा, 3 से 4 क्लास। सरफेस टेंशन 2 क्लास, फ्लूइड डायनामिक्स 2 क्लास, विस्कोसिटी 2 क्लास। कुल मिला के ये 9 क्लासेस का चैप्टर है, बट ये इजी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना इस चैप्टर की भी। तो शुरू करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से। फ्लूइड क्या होता है, सॉरी फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो कैसे बिहेव करता है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड होता है समथिंग दैट फ्लोज, मतलब कि लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस को हम कंबाइंडली फ्लूइड कहते हैं, और उसको जब वो फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम फ्लूइड के बारे में पढ़ें, हमें जानना चाहिए प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? एक सरफेस पे अगर नॉर्मल डायरेक्शन से कुछ फोर्स लगे, सरफेस एरिया लेट से ए है, तो आप कहते हो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। यही पढ़ते हो ना प्रेशर के बारे में, हाँ या ना? पर यस सर। पर ये डेफिनेशन तब तक काम करेगी जब तक प्रेशर यूनिफॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल अगर केस ऐसा बनता है जहां पे ये मान लेते हैं आपका सरफेस है और इसमें फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए लेफ्ट में कम है, राइट में ज्यादा है, और इसी तरीके के पैटर्न में पूरे सरफेस में फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके से। लेफ्ट में फोर्स कम है, राइट में फोर्स ज्यादा है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर आएगा। इसलिए हमें एक लोकेशन का प्रेशर भी लिखना आना चाहिए। वो प्रेशर हम कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू डी एफ बाय डी ए, जहां एफ क्या है? नॉर्मल फोर्स। ध्यान रखिएगा, एफ क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो डी एफ बाई डी ए का मतलब क्या है? देखिए इस पोजीशन पे प्रेशर कुछ अलग होगा, यहां पे प्रेशर कुछ अलग होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक डीए एरिया सिलेक्ट किया। इस डीए एरिया पे लेट से फोर्स लग रहा है डीएफ, तो डीएफ अपॉन डीए दैट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट। ठीक है, समझ में आई बात? तो प्रेशर भी आपका लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है, ये एक प्रेशर की प्रॉपर्टी है। अब प्रैक्टिकली प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो।
आप क्लास 9 से पढ़ चुके हैं सब, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूं। क्या होता है भाई, आपने ये पिन देखी होगी, पेपर पिन। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करके नोटिस बोर्ड पे पेपर चिपकाते हैं ना, नोटिस चिपकाते हैं, राइट। तो इसमें ये आगे वाला एंड शार्प है और ये पीछे वाला एंड ब्लंट है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम यहां से पुश करके, हम ऊपर वाले सरफेस से पुश करके इसको अपने नोटिस बोर्ड में प्रेस करना चाहते हैं, घुसाना चाहते हैं। तो नोटिस बोर्ड पे प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमने आगे एरिया बहुत कम रखा है, बहुत शार्प रखा है पिन को, जिससे कि एरिया कम हो जाए, फोर्स बाय एरिया इंक्रीज हो जाए, प्रेशर इंक्रीज हो जाए और पिन इजीली नोटिस बोर्ड के अंदर जा सके। और यहां प्रेशर, यहां पर एरिया ज्यादा है ताकि आप कम प्रेशर अप्लाई करके भी ज्यादा फोर्स लगा सको। जस्ट इमेजिन कि आप इस पिन को उल्टा करके अगर नोटिस बोर्ड में घुसाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये पिन नोटिस बोर्ड में नहीं घुसेगी, आपके थंब में घुस जाएगी। इसलिए प्रेशर का यूज करके ही, प्रेशर को समझ के ही हमने ऐसा किया कि आगे का एरिया कम करो, पीछे का एरिया ज्यादा करो। ये आपके प्रेशर का सिंपल एप्लीकेशन है। और क्या सिंपल एप्लीकेशन हो सकते हैं? ये नाइफ में ये वाला जो एज है ये काफी शार्प होता है। ये क्यों शार्प रखते हैं हम? ताकि वेजिटेबल्स को इजीली कट कर सके, एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वेजिटेबल्स को इजीली कट कर पाएगा ये नाइफ। और ये रेलवे ट्रैक में ये जो हमने वुडन स्लीपर्स लगाए हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लीपर्स। ये क्यों लगाए हैं? ताकि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज हो जाएगा तो ग्राउंड पे प्रेशर कम पड़ेगा। अगर आप इस स्लीपर्स नहीं लगाओगे तो जब बहुत हेवी ट्रेन्स इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेंगी तो रेलवे ट्रैक ग्राउंड पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करेगा और रेलवे ट्रैक ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा। एक दिन में नहीं घुसेगा, एक साल में घुस जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम एरिया इंक्रीज करने के लिए नीचे स्लीपर्स लगा देते हैं। तो हमने दो एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने एरिया डिक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज किया। ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें हमने एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज किया। नेचर भी ऐसा करता है, इसीलिए कैमल के फुट में पैडिंग होती है, क्योंकि कैमल आपके डेजर्ट्स में चलता है जहां ग्राउंड जो है वो काफी सॉफ्ट होता है। अगर हम उस डेजर्ट में चलने की कोशिश करें तो चलने में काफी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि हमारे पैर बार बार डेजर्ट के अंदर, हम रेत के अंदर धंस जाते हैं। और कैमल उस पर आसानी से चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर में पैडिंग होती है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने की वजह से वो इजीली कम प्रेशर अप्लाई करके इजीली रेत पर चल पाता है। ठीक है। सो ये कुछ दो एग्जांपल ले लिए मैंने जहां पे प्रेशर डिक्रीज किया हमने। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपका जो स्कूल बैग होता है, अभी तो बहुत दिनों से स्कूल गए नहीं आप लोग, पर जो स्कूल बैग होता है उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो स्ट्रैप्स काफी चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? सो दैट आपके कंधों में प्रेशर कम पड़े। अगर सोचिए वही स्कूल बैग जो ऑलरेडी आपको इतना परेशान करते हैं, उसमें स्ट्रैप्स लगाने की बजाय मैं सिंपल थ्रेड्स लगा दूं पतली पतली, तो आपके कंधों पे बहुत, रस्सी लगा दूं लेट से, आपके कंधों में बहुत कम एरिया में उतना फोर्स लगेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आपके कंधों में बहुत जल्दी दर्द हो जाएगा। उस दर्द को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, आपके बैग के स्ट्रैप्स में पैड्स लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रैप्स को मोटा बना देते हैं। ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमें जाननी चाहिए। सब जो आप पहले से जानते हो वही मैं रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ज्यादा परेशानी ना हो। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो भाई, डेंसिटी सबको पता है क्या होता है। डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की आप डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना चाहते हो, उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकलेगी? उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। इसलिए हमें जरूरी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर पता हो। डेंसिटी ऑफ वाटर सबको मालूम है कितना होता है?
1 ग्राम पर सीसी या फिर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? होनी तो नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर पे, हम आ जाते हैं अब फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमें सबसे पहले अगर कुछ पढ़ना है तो वो है पास्कल्स लॉ। यही पास्कल है जिसके नाम पर प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? या तो फोर्स बाय एरिया लिखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, या फिर पास्कल लिख लो, दोनों ही ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल्स लॉ क्या है, क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट, क्या कहता है? प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड a fluid acts equally in all directions। अगर आप कोई फ्लूइड लें, लेट से ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर लिया, सबसे सिंपल सबसे कॉमन फ्लूइड रख लिया पानी। तो इस वाटर के अंदर, पानी के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैंने पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट ए, तो पास्कल्स लॉ कह रहा है कि इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर है फ्लूइड का वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। अब इसका क्या मतलब है? प्रेशर तो सर एरिया पे होता है, ये पॉइंट पे प्रेशर कहां से आ गया? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर मैं इस पॉइंट पर कोई एरिया ले लूं इस तरीके से, तो प्रेशर फोर्स ऐसे लगेगा एरिया पर, ये फोर्स अपॉन दिस एरिया, इसको मैं इस पॉइंट का प्रेशर कहूंगा। ये एरिया बहुत छोटा है इसलिए उसी पॉइंट का प्रेशर, बहुत ही छोटा एरिया लिया मैंने, डीएस एरिया लिया है। तो डीएस एरिया पर ये जो प्रेशर लग रहा है इस लोकेशन पे, जब ये एरिया मेरा हॉरिजॉन्टल है, उसको मैंने कहा P1। वहीं अगर मैं इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट ए पर कोई और एरिया ले लूं, लेट से मैंने ऐसा एरिया ले लिया, तो प्रेशर की वजह से फोर्स हमेशा नॉर्मली लगता है। सो दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया, दिस ds, दिस स्मॉल एरिया, इसको मैंने कह दिया P2। किसी और डायरेक्शन में इस एरिया को ले लिया तो उसको उस पे जो उस एरिया पे जो प्रेशर लगा उसको कह दिया P3। तो ऐसे मैं किसी भी डायरेक्शन में एरिया ले लूं, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मैं डीएस एरिया किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ओरिएंटेशन में ले लूं, उस पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो सेम होगा। ये आपका पास्कल्स लॉ है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? हमने ये स्मॉल, वेरी स्मॉल, दिस इज अ वेरी स्मॉल वेज कंसिडर किया है हमारे लिक्विड के अंदर। वेरी स्मॉल मतलब इसका साइज जो है ना वो डीएस है, सारे एरिया डीएस है, मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। वेज कंसिडर किया, लेट से सच दैट ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, इस लेंथ को मैंने ए कह दिया, तो ये लेंथ भी ए हो गई, ये लेंथ भी ए हो गई। दिख रहा है आप लोगों को, है ना? शेप समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगुलर वेज है। मैंने बोला लेट से ये वाली साइड को मैं P कह देता हूं, इस साइड को Q कह देता हूं और इस साइड को R कह देता हूं। तो ऑब्वियसली ये भी R हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एरिया है ये कितना है? दिस एरिया A1 इज इक्वल टू
इसका एक साइड A है, दूसरा साइड R है, इसलिए A1 इज इक्वल टू ए आर। ये जो नीचे वाला एरिया है ये कितना हो जाएगा, इसका एक साइड P है, दूसरा साइड A है, इसलिए ये वाला एरिया हो जाएगा P इंटू ए। और इधर का जो आउटर एरिया है ये ट्रायंगल वाला, ये सॉरी ये वाला, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड Q ये साइड A, तो ये हो जाएगा Q इंटू ए। तो तीन एरिया हो गए हमारे पास, PA RA एंड QA। ठीक है, अब इस एरिया को मैंने किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे प्रेशर P है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करने लग जाएगा। ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए 0। बट इसके ऊपर अलग अलग सरफेसेस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। इस स्लैंट एरिया पे फोर्स लग रहा होगा F1, दैट इज इक्वल टू प्रेशर P इंटू A1। इसको मैंने A2 कहा है और इसको मैंने QA को मैंने A3 कहा है। नीचे वाले सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, F2 इज इक्वल टू प्रेशर, अच्छा P1 A1 यहां P2 A2। और इस लेफ्ट वाले सरफेस पे क्या प्रेशर लग रहा होगा, क्या फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर P3 इंटू A3। हमने माना है कि तीनों सरफेस पे अलग अलग प्रेशर लग रहा है और हम प्रूफ करेंगे कि P1 P2 और P3 इक्वल है, तो हमारा पास्कल्स लॉ प्रूव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि थीटा एक जनरल थीटा लिया मैंने, हर एक थीटा के लिए प्रेशर सेम आ जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब मैं बोलूंगा कि क्योंकि ये एंगल थीटा है, मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और Q इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इस ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल थीटा, ये R, ये P, ये Q, दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. नहीं दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, देखिए ये साइड R है, ये साइड P है और ये साइड Q है इस ट्रायंगल में, इसलिए ये P कितना हो जाएगा, R cos थीटा, थीटा के साथ वाला साइड है, और Q कितना हो जाएगा, R sin थीटा। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज, ध्यान दीजिएगा, A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा एंड A3 इज इक्वल टू A1 साइन थीटा। समझ में आ रही बात? नजर आ रहा है कि ये नजर नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि A2 कितना है, P इंटू ए, और P कितना है, R cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं A R cos थीटा दैट इज A1 cos थीटा। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, QA है तो A टाइम्स Q कितना, R sin थीटा, सो A R sin थीटा दैट इज इक्वल टू A1 sin थीटा। तो A2 और A3 दोनों मेरे को A1 की टर्म्स में मिल गया ना। अब मैं इस वेज पे लगने वाले तीनों फोर्सेस को एक बार वापस से ड्रॉ करता हूं कि क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम टाइप्स। तो ये मेरा लेट से वेज है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि सिर्फ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3 और इधर लग रहा है F1।
ये F1 वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, सब लोग कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा आएगा ये, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो इजीली निकाल सकते हो। इसके साथ जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो थीटा एंगल पर होगा। ठीक है, सो 3 फोर्सेज हो गए। मैं यहां पर क्लियरली इस F1 को रिजॉल्व करके बोल सकता हूं, इधर F1 cos थीटा, इधर F1 sin थीटा, और क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए F2 इज इक्वल टू F1 cos थीटा एंड F3 इज इक्वल टू F1 sin थीटा। दिख रहा है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. सो अब मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि F2 इज इक्वल टू F1 cos थीटा है, मैं लिख सकता हूं कि P2 A2 इज इक्वल टू P1 A1 cos थीटा। यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इंप्लाइज P2 इंटू A2 कितना है, A1 cos थीटा इज इक्वल टू P1 A1 cos थीटा। A1 cos थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो गया, मतलब आ गया P2 इज इक्वल टू P1। सिमिलरली आप इस फोर्स के बारे में इक्वेशन लिखकर या इस इक्वेशन का यूज करते हुए आप प्रूफ कर पाओगे कि P3 इज ऑल्सो इक्वल टू P1। सिमिलरली P3 is also equal to P1, so we have all these three pressures are equal, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो सेम होगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल सा। आपका जो टेबल है, अच्छा उस पर बाद में आएंगे, बट फिलहाल तीनों प्रेशर इक्वल है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। ये पास्कल्स लॉ का प्रूफ भी हो गया। यहां पे समझ में आया प्रूफ कि नहीं आया समझ में? बेसिकली हमने वेज कंसिडर किया, तीनों एरियाज के बीच में रिलेशन निकाला और तीनों फोर्सेस के बीच में रिलेशन निकाला, अपने आप ही प्रेशर इक्वल आ गया, है ना? हमें कुछ करना नहीं पड़ा। Yes, sir. कॉपी हो गया? जल्दी कॉपी करो। कॉपीड? तो अब देखेंगे हम लोग पास्कल्स लॉ के कुछ प्रूफ, हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे। तो बेसिकली एकदम दो सिमिलर से एक्सपेरिमेंट्स हैं, एकदम ही सिमिलर है। क्या है, इन दोनों ही केसेस में इस स्फीयर के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने यहां पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया है, इसको हम कहेंगे यहां पे हमने पुट कर दिया है, एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया है तीनों हर जगह पे। हर जगह पे जितने भी ओपनिंग्स है ना, ऐसे स्फीयर में क्या किया, एक ऊपर ओपनिंग रखी है और चारों तरफ एक एक ओपनिंग रखी, और हमने यहां पर एक डिवाइस लगा दिया है जो कि प्रेशर मेजर करता है। अभी प्रेशर मेजर करने की डिवाइस कई तरीके की हो सकती है। स्प्रिंग से मेजर कर सकते हो प्रेशर, जैसे स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया उससे फोर्स निकाल लो, डिवाइड बाय एरिया, हो जाएगा ना प्रेशर मेजर, हाँ या ना? होगा कि नहीं? और हाइट और भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि कुछ पता है आप लोगों को प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम लोग? मैनोमीटर से। ठीक है, पढ़ेंगे मैनोमीटर हम इस चैप्टर में, चिंता ना करिए। और हमने क्या किया, हर जगह जितने भी इस तरीके की ओपनिंग है सब में मैनोमीटर लगा दिया और हमने इसको ऊपर से प्रेस किया। तो हम क्या देखेंगे कि प्रेशर इन सब जगहों पर सेम अमाउंट से इंक्रीज करता है। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास एक और पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट आता है, ये सेकंड स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ का। क्या है ये कि इनसाइड अ फ्लूइड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट वन पॉइंट, अगर फ्लूइड के अंदर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करते हो, देन द प्रेशर इंक्रीजेस थ्रू आउट द लिक्विड, और कहना चाहिए फ्लूइड, बाय सेम अमाउंट। अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जितना भी फ्लूइड कनेक्टेड है उस पूरे कनेक्टेड फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यही हम देखते हैं, अगर हमने यहां पे कुछ फोर्स लगा के प्रेशर इंक्रीज किया इस जगह पर, तो हम देखेंगे यहां पे भी प्रेशर इंक्रीज करके, यहां पे भी प्रेशर इंक्रीज करके, यहां पे भी प्रेशर इंक्रीज करके, जितनी भी जगह ओपनिंग लगा के मैनोमीटर से प्रेशर मेजर कर रहे हो, हर जगह आप देखोगे कि सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है एक फ्लूइड में। इसी को सॉल्व करने, ऑब्जर्व करने का एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर मैं यहां पर, जैसे मैंने मेजरिंग डिवाइस लगाया था, उसकी जगह मैंने बस एक ट्यूब्स लगा के छोड़ दी इस तरीके से, तो ऐसे में अगर मैं यहां से पुश करता हूं लिक्विड को, तो लिक्विड इन सारे जगहों से सेम हाइट तक जाएगा। सेम हाइट तक निकलेगा मतलब हर जगह प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ा, इसलिए तो लिक्विड सेम हाइट तक उड़ रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रही यस बात? सर। तो ये भी आपके पास्कल्स लॉ का ही, ये पास्कल्स लॉ का ही सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहा कि किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जो लगेगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगेगा, और दूसरे पार्ट में क्या कहा, उसी का एप्लीकेशन है ये देखा जाए तो, कि अगर आप एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो चारों तरफ प्रेशर इंक्रीज करेगा बाय सेम अमाउंट, हर एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करेगा बाय सेम अमाउंट। ठीक है, समझ में आई बात? ये पास्कल्स लॉ के दो स्टेटमेंट है, कॉपी कर लो फटाफट। कहने का मतलब, अगर मैंने यहां का प्रेशर इंक्रीज किया है लेट्स से 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो यहां पर लिक्विड के अंदर के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम अमाउंट मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही इंक्रीज करेगा। चेंज इन प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड सेम रहता है। ठीक है बेटा? वैसे यहां पे एक और टर्म आना चाहिए, स्टेशनरी। आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो अब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। उसके लिए मैंने ये कंटेनर लिया जिसके अंदर कोई भी एक लिक्विड भर दिया। पिछला वाला और एक बार दिखाइए। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। ठीक है सर। हो गया? तो अगला है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। मैंने ये कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर मैंने कोई भी रैंडम लिक्विड भर रखा है, कोई भी लिक्विड है ये, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी ग्रीस, इट कैन बी एनीथिंग। मैंने इसके अंदर दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए या पॉइंट एम और पॉइंट एन लेट्स से, सच दैट ये दोनों पॉइंट्स सेम हाइट पर है। ठीक है, तो बाय पास्कल्स लॉ आई कैन प्रूव दैट प्रेशर एट पॉइंट एम इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एन। कहने का मतलब, जो दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, उन दोनों पॉइंट्स पर मैं प्रेशर इक्वल प्रूव करूंगा अगर फ्लूइड स्टेशनरी है तो। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे, बट फिलहाल के लिए प्रूफ देखते हैं।
इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया, बहुत ही पतला सिलेंडर है ये, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, ये ds है, ठीक है। बहुत ही पतला सिलेंडर कंसिडर किया मैंने। और किसका सिलेंडर है ये कोई फिजिकल सिलेंडर, अलग से मैंने कोई रॉड नहीं डाल दिया अंदर, ये मैंने फ्लूइड का ही सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसिडर किया है। समझ में आई बात? ये फ्लूइड का ही सिलिंड्रिकल पोर्शन है, मतलब इस एक वॉल्यूम कंसिडर किया है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड रखा हुआ है, यही वाला फ्लूइड, ठीक है। अब क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर है इसलिए ये सिलेंडर भी रेस्ट पर है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो मैं क्या देखूंगा, इस पर प्रेशर कैसे लगेगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। मतलब कि इधर पॉइंट M पर प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और पॉइंट N पर प्रेशर कुछ ऐसे एक्ट करेगा। क्या इतना ही प्रेशर फोर्स लगेगा? नहीं, और भी प्रेशर है जो इसके कर्व्ड सरफेस पे एक्ट करेगा, प्रेशर है ना। ठीक है, बट कर्व्ड सरफेस का कोई भी जो प्रेशर, कोई भी फोर्स लग रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, वो फोर्स हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वो या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है या जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जो आपके इस प्लेन, जो आपके डायग्राम के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन के लॉन्ग कर्व सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ या ना? सिवाय इन दोनों प्लेन सरफेस के फोर्स के कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इस सिलेंडर पे। समझ में आ रही बात? अगर मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लूं, इधर की तरफ वाई एक्सिस ले लूं, जेड इधर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स कर्व सरफेस पे नहीं लग रहा, सिर्फ प्लेन सरफेस पे लग रहा है। अब क्योंकि एज द सिलेंडर इज एट रेस्ट, इसके ऊपर लगने वाला एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो होगा, वाई का भी जीरो होगा, बट मैं वाई में इंटरेस्टेड नहीं, मैं सिर्फ एक्स में इंटरेस्टेड हूं। दिस सिंप्लाइज, अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? एक वो फोर्स जो एम पे जो सरफेस वहां लग रहा है, और एक वो फोर्स जो एन के सरफेस पे लग रहा है। एम पर कितना फोर्स लगेगा? यहां का प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहां PM लिखा है ना मैंने, PM है, यहां का प्रेशर लेट से PN है। तो पॉइंट M पर जो सरफेस बनाया हमने प्लेन सरफेस, उस पर कितना फोर्स लगेगा? प्रेशर PM इंटू एरिया DS, और N पे कितना लगेगा? माइनस प्रेशर PN इंटू एरिया DS। दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, which means that pressure at point M is equal to pressure at point N। ये आपका सिलेंडर पे का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि पॉइंट M का प्रेशर और पॉइंट N का प्रेशर सेम होगा। ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? वैसे आप लोगों ने क्लास 9 में कर रखा है ये प्रूफ, पर फिर भी समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अब हम यहां पे एक नया स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस प्रूफ से जो रिजल्ट आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमेशा यूज करेंगे हम इसे। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा। प्रेशर एट 2 points inside, sorry, pressure at 2 points at same horizontal level। pressure at 2 points at same horizontal level inside a connected
fluid, inside a connected fluid is नहीं आर सेम, मतलब दोनों पॉइंट से प्रेशर इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर मैं दो पॉइंट्स लूं जो कनेक्टेड फ्लूइड के अंदर हैं, इनसाइड अ कनेक्टेड फ्लूइड, नहीं इनसाइड अ स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड। स्टेशनरी क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिखा है सिलेंडर इज एट रेस्ट एज द सिलेंडर इज एट, ये फ्लूइड का जो सिलेंडर है ना वो रेस्ट पर है, इसलिए नेट फोर्स 0 है, ये लिखा है ना मैंने, मतलब स्टेशनरी मैंने एज्यूम किया है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, प्रेशर एट 2 पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड अ स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड आर सेम, मतलब पॉइंट M का प्रेशर और N का प्रेशर सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पॉइंट A ले लूं, यहां पे पॉइंट B ले लूं, यहां पे पॉइंट C ले लूं, यहां पे पॉइंट D ले लूं, तो इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा। समझ में आई बात? प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट A B C D सब के सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है इनसाइड अ स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड। अब आप बोलोगे सर स्टेशनरी समझ में आ रहा है, कनेक्टेड का क्या मतलब है? तो इसके लिए पहले कॉपी कर ले, तो अगले पेज बताऊंगा। हुआ? Yes, sir. देखिए कॉपी हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. सुष्मिता आपके आंसर पे थोड़ी देर में आएंगे। देखिए मैंने यहां कंसिडर किया है दो कंटेनर्स को, दोनों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया इस कंटेनर में यहां पर, दूसरा पॉइंट लिया इस कंटेनर में यहां पर, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी? हाँ या ना? No, sir. No, नहीं sir. कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज द फ्लूइड्स आर नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बी तक अगर जाऊं तो देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ जिससे कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊं और मुझे फ्लूइड के बाहर ना निकलना पड़े, या मुझे फ्लूइड चेंज ना करना पड़े। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो एयर ही, ऊपर भी तो फ्लूइड ही है। ठीक है, लेकिन यहां अलग फ्लूइड है, यहां अलग फ्लूइड है। ए से बी जाने के लिए मेरे को रास्ता, एटलीस्ट एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं बिना फ्लूइड चेंज किए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाऊं। अगर ऐसा नहीं है तो फ्लूइड कनेक्टेड नहीं है, और मैं नहीं कह पाऊंगा दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के बाद भी प्रेशर सेम है। यहां पर देखिए, अगर मैं इसमें एक पॉइंट यहां ले लूं, पॉइंट ए, और या काम करते हैं पॉइंट सी कहते हैं, और एक पॉइंट यहां ले लूं पॉइंट डी, तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी आर इक्वल। क्यों? बिकॉज देयर, सबसे पहले तो फ्लूइड रेस्ट पर है, सी और डी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, और तीसरा सी से डी जाने का एटलीस्ट एक रास्ता तो है जिससे कि मैं बिना फ्लूइड के बाहर गए सी से डी जा सकता हूं। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
अब हम देखेंगे कि अगर मैं दो पॉइंट्स ऐसे ले लूं जो एक वर्टिकल लाइन में है, ठीक है, जो एक वर्टिकल लाइन में है, तो इनके बीच में भी कोई प्रेशर में रिलेशन है क्या या नहीं है। तो मैंने बोला लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। ठीक है, दो पॉइंट चलिए ए और बी। मुझे पॉइंट ए और बी के प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए मैंने फिर से एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट से है ds। ठीक है, मैंने इधर x एक्सिस ले लिया, इधर y एक्सिस ले लिया और इधर बाहर की तरफ मेरा z एक्सिस हो गया। ये z एक्सिस का है, आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ है। ठीक है, मैंने बोला लेट से इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है और इन दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी की हाइट के बीच में डिफरेंस है आपका लेट से h। ठीक है, अब लिक्विड इस सिलेंडर पे, ये सिलेंडर किसका है, लिक्विड का ही है, ध्यान दीजिएगा। पानी के अंदर पानी का सिलेंडर लिया है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर कोई मेटल नहीं लगा, बाहर कोई प्लास्टिक नहीं लगा, बाहर कुछ नहीं लगा। पानी के अंदर मैंने सिर्फ इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का पानी कंसीडर किया। समझ में आई बात? फ्लूइड के अंदर मैंने बस फ्लूइड ही कंसीडर किया। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि ऊपर पॉइंट ए पर लिक्विड का प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, बी पर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। है ना? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके कर्व सरफेस पे लगातार प्रेशर ऐसे कुछ एक्ट कर रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और प्रेशर का आपस में कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. मैं बोलूंगा कि वर्टिकल, क्योंकि एज सिलेंडर इज एट रेस्ट। क्यों है सिलेंडर रेस्ट पे? क्योंकि हमने पूरा का पूरा फ्लूइड को रेस्ट पे मान रखा है। तो एज सिलेंडर इज एट रेस्ट हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है। हाँ या ना? कह सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो अब देखते हैं इसके ऊपर फोर्स लग क्या क्या रहे हैं। ये मैंने लेट से लिक्विड लिया, ये सिलेंडर का को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं फिलहाल मैं। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना है क्योंकि मुझे, तो मैंने बोला फोर्स लग क्या क्या रहा है इसके ऊपर। एक फोर्स तो लग रहा होगा नीचे की तरफ, प्रेशर एट ए इंटू ds। एक फोर्स नीचे वाले सरफेस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या? प्रेशर एट b इंटू ds। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ या ना? No, sir. लग रहा है भाई। इसके अलावा एक फोर्स और लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो मैं कहूंगा ये mg कितना है, इसके लिए मुझे मास लिखना पड़ेगा। मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है बताएगा कोई मुझे? हाँ या ना? एरिया ए, सर ये क्या लिखा मैंने? h इंटू डी एस। हाइट h इंटू एरिया ds। हाँ या ना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया आपका mg। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। No, sir. तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज, क्या हुआ? दिस इंप्लाइज प्रेशर एट B इंटू डी एस माइनस प्रेशर एट A इंटू डी एस माइनस रो एच जी इंटू डी एस इक्वल्स टू 0।
दिस इंप्लाइज ds पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A इज इक्वल टू रो जी एच। तो अगर आप h हाइट नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कितने से? रो जी एच से। समझ में आई बात? क्या लिख देखा हम लोगों ने? एज वी मूव डाउनवर्ड्स inside a stationary fluid, pressure increases by what? रो जी एच। अगर एच हाइट नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कितने से? रो जी एच से। समझ में आई बात? तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, वर्टिकली मूव करोगे, नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं फिर। इसी का एप्लीकेशन है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नोबिता के सर पे बहुत सारा प्रेशर है। नोबिता हमेशा प्रेशर में रहता है ना, क्यों रहता है पता है? क्योंकि उसके ऊपर एयर का वजन रहे सर पे बहुत सारा। इसके सर के ऊपर अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं, एक सर्कल बनाऊं, उसके ऊपर का अगर सिलेंडर कंसीडर करूं तो उसमें जितना भी एयर रखा हुआ है, एयर की डेंसिटी बहुत कम होगी, पर एटमॉस्फेयर की हाइट तो बहुत ज्यादा है ना, तो इफेक्टिवली वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर एयर खूब सारी हो जाएगी। उस पूरे के पूरे एयर का वेट उसके सर पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? हाँ या ना? Yes, sir. बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही प्रेशर जो नोबिता फील कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कितना होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसके सर पे लगेगा वो कितना होता है? इसको हम कहते हैं PATM। क्या कहते हैं? PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? ये कोई और कलर ट्राई करें। P एटमॉस्फेरिक, ये कितना होता है भैया? तो सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया होगा ना, कोई बताएगा मेरे को कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? One bar. कितना होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1.01325, ये बी नहीं है 13 है। ठीक है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है। मतलब आप सोचिए, अगर आप बेड पे लेटे हुए हो, अगर आप बेड पे लेटे हुए हो तो क्या होगा? आपके ऊपर एयर का पूरा वेट कितना होगा? आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रेशर। हाँ या ना? और आपके एरिया को मैं करीब करीब आधा मीटर स्क्वायर तो मान ही सकता हूं। सो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर, सॉरी 10⁴ न्यूटन, क्योंकि आधा मीटर स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5000 किलोग्राम फोर्स, मतलब 5000 किलो
का वेट आपके ऊपर लगातार एक्ट कर रहा है। समझ में आई बात? अगर आप लेटे हुए हो तो, अगर आप अभी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब कुर्सी पे बैठ के टेबल पे पढ़ रहे हो, तो टेबल का एरिया करीब करीब आधा मीटर स्क्वायर होगा या 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उस पर भी 5000 किलो या 10,000 किलो के आसपास का फोर्स लग रहा होगा। मतलब एक हाथी का वेट लग रहा होगा उसके ऊपर। एक हाथी बैठा आपके टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल टूट नहीं रही। क्यों? क्यों नहीं टूट रही वो टेबल? चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ लग रहा है। क्योंकि प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। आपके टेबल के सरफेस पर जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से भी एक्ट कर रहा है। समझ में आई बात? और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए आपकी टेबल टूट नहीं रही। समझ में आया? Yes, sir. आया ना? इसी का एक एप्लीकेशन सोचिए। आप अगर एक फुटबॉल ले लो या कोई भी एक खोखला बॉल ले लो, खोखला कोई भी खोखला गेंद ले लो यार, अंदर से जो खोखला है, स्फेरिकल शेल ले लो कोई भी, तो इस पर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से एक्ट करेगा। हाँ या ना? एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो इसकी वजह से इसको पिचक जाना चाहिए कि नहीं पिचक जाना चाहिए? पूरा पिचक के खचूमर निकल जाना चाहिए इसका। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. क्यों नहीं Yes, निकलता? sir. क्योंकि अंदर भी हवा भरी हुई है, अंदर भी हवा बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है अंदर से। और अगर अंदर का प्रेशर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कर दिया तो उल्टा पूरा फूल के रहेगी, जो फुटबॉल में हम देखते हैं, है ना? फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में हमेशा अपन अंदर हवा भरते हैं ना, ताकि अंदर का भी प्रेशर, अंदर से भी अच्छा खासा प्रेशर एक्ट करता रहे। उसी एयर को अगर आप सकआउट कर लोगे तो सच में पिचक जाता है कि नहीं पिचक जाता? Yes, sir. Yes, sir. है ना? और क्या नाम है, क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर के वजह से और क्या हो सकता है? हाँ, इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने, मुझे याद नहीं साइंटिस्ट का नाम, बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है। उसने 2 हेमिस्फेरिकल शेल लिए लोहे के और उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आधा मीटर स्क्वायर, आधा मीटर का डायमीटर था शायद, 50 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का डायमीटर होगा। यहां पर और यहां पर एक हुक लगाया, हुक में बांधी रस्सी, इधर लगाए 5 घोड़े जो उसको खींच रहे थे, इधर लगाए 5 घोड़े जो इसको खींच रहे थे, और अंदर बना दिया इसने वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम। सॉरी 5 नहीं, 7 घोड़े लगाए थे, तो 14 घोड़े हो गए टोटल। वो 14 हॉर्सेस पूरा ताकत लगा दिए, उनको पीछे से खूब पीटा कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पूरा ताकत लगा दिए। इन दोनों हेमिस्फेयर्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अंदर वैक्यूम है ना? अंदर क्या है? वैक्यूम। तो अंदर कोई प्रेशर नहीं है, बाहर से प्रेशर इस तरीके से एक्ट कर रहा है, इस पर बाहर का प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है ना बेटा? यही कुछ हो रहा है ना? Yes, sir. तो लेफ्ट वाले पोर्शन पे, लेफ्ट वाले हेमिस्फेयर पे नेट फोर्स राइट की तरफ लग रहा है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और राइट वाले हेमिस्फेयर पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इसकी वजह से दोनों चिपक गए और अब उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने बचपन में वो छिपकली चिपकाने वाली आती है ना, कि जिसको दबा दो और चिपक जाती है कांच पे, या Yes, sir. वो सब किस पे, वो सब कैसे काम करता है? सेम प्रिंसिपल तो है। उसको आपने जैसे दबाया उसके अंदर सारा एयर बाहर निकल गया। अब जब वो फूला हल्का सा, उसका जो कप होता है, ऐसा कप होता है ना, हर उसके ऊपर छिपकली विपकली जो भी बना दो, मगरमच्छ बना दो, जो मर्जी बना दो, वो जो कप है, वो कप आपने प्रेस कर दिया तो उसको एकदम फ्लैट कर दिया, उसका जो छोड़ा तो कप थोड़ा सा ऐसे हो गया, राइट?
दीवार पर आप एक सेकेंड, दीवार पर आपका जो कप है उस छिपकली का चिपकाने वाला कप वो कुछ इस तरीके का शेप बना रखा है, राइट? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और राइट में क्या है, वैक्यूम है, उधर से कोई प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीवार में चिपक गया है। समझ में आई बात? हाँ या ना? जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, जूस पी रहे हो मान लो, स्ट्रॉ से अगर आप जूस पी रहे हो तो क्या होगा? जब आपने जूस पिया तो आपने इधर से एयर सक किया, राइट? तो आपने इधर का प्रेशर डिक्रीज कर दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से तो एक्ट कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने लिक्विड को, या जो भी लिक्विड आप पी रहे थे, चाहे आप जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, उस लिक्विड को इस स्ट्रॉ के अंदर ऊपर की तरफ पुश किया है। आपको लगता है आप पुल कर रहे हो लिक्विड को, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर उसको पुश कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. उसी Yes, sir. स्ट्रॉ से आप स्पेस में जाके, वैक्यूम में जाके पानी, जो कुछ भी पीना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जो कुछ भी पीना वो नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. पक्का? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क करता है समझ में आ रहा है? ये भी समझ में आ रहा है कि आप पिचकारी भरोगे अगर होली के टाइम पे, अभी तो दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, बट होली के अगर आप पिचकारी भरते हो, खींच के रंग भरते हो पिचकारी में, तो वो पिचकारी में रंग क्यों अंदर जाता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अंदर की तरफ पुश करता है। ध्यान दीजिए, प्रेशर हमेशा पुशिंग फोर्स है। प्रेशर से कभी पुल होता है क्या? नहीं होता। प्रेशर हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुश कर सकता है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? प्रेशर कैसे एक्ट करता है, क्या करता है? Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं हम लोग इस प्रेशर की कुछ यूनिट्स को। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, कोई बताएगा मुझे? Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, है ना? सीरियस क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकता हूं? 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, डाइन की तो 10 टू पावर -5, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू पावर -4, तो 10 टू पावर -1 पास्कल बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। अब कुछ कॉमन यूनिट्स। सबसे पहले एटीएम। 1 एटीएम कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम का, मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है बताइए तो मेरे को जरा। 1.01325 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, है ना? समझ में आई बात? बार कितना होता है? 1 बार बार मतलब क्या है? ये वो दारू पीने वाला बार नहीं है, ठीक है? ये वो बार यूनिट है आपके प्रेशर की। 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम, बट इट इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम है, 0.99 एटीएम है ना? समझ में आई बात? थोड़ा सा अंतर है बार में और एटीएम में। नेक्स्ट, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। देखो भाई, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1 एटीएम होता है। समझ में आई बात? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, या फिर हम इसको 760
मिलीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। Hg मतलब मरकरी। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो ये कैसे होता है थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर अभी के लिए क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट मिलीमीटर ऑफ Hg हो ही गया है ना, 760 यहां पे हो ही गया, राइट। नेक्स्ट टॉर। टॉर कितना होता है? टॉर इज अगेन 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। शायद मिलीमीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है, देख लेता हूं एक बार। वैसे मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है, हाँ, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। समझ में आई बात? तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे भी क्या बोल सकते हैं, यहां पे बोल सकते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। क्लियर? इजी? यस सर। ये यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ATM आपको पता ही था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। बार और टॉर पता होना चाहिए कि टॉर कुछ नहीं, मिलीमीटर ऑफ Hg है, और बचा एक बार, और तो सब बहुत ज्यादा यूज होगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू फिर। Yes, sir. कॉपी हो गया होगा आई गेस। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग फटाफट। फटाफट बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है। DAG। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है ए ए ए ए। हमें बताना है प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए। तो हम बोलेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, देयरफॉर प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट बी, दैट इज इक्वल टू एच रो जी होता है। यहां एच कितना है? ए। डेंसिटी क्या, रो की जगह क्या दे रखा है आपको? डी दे रखा है, और जी तो जी है, तो ए डी जी, ये आपका आंसर हो गया। इजी? यस सर। नेक्स्ट, ये कंटेनर है जिसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं, डेंसिटी रो 1 और डेंसिटी रो 2 के। दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। रो 2 वाला नीचे रखा हुआ है, रो 1 वाला ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए नीचे हनी है, ऊपर लेट से कोई और तेल है, कोई और ऑयल है। तो आपको बताना है कि इस कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। फटाफट बताइए तो। H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G। इनका आंसर आया है H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कोई तो बोलो। सही है ना भाई? Yes, sir. सही नहीं है। देखो जरा, यहां का प्रेशर कितना है? PATM है ना, तो यहां का कितना हो जाएगा? PATM प्लस H1 रो 1 G। तो यहां का कितना हो जाएगा? PATM प्लस H1 रो 1 G प्लस H2 रो 2 G। समझ में आई बात? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूलना नहीं है। समझ में आया? ये पॉइंट क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसलिए यहां का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिए, लिक्विड के अंदर का प्रेशर HROG नहीं होता, लिक्विड में हाइट h नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है बाय HROG। समझ में आई बात?
Yes, sir. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भूलना नहीं है, ध्यान रखें इस चीज को। कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूं। At what depth below water level does pressure becomes twice the atmospheric pressure? बोलिए जल्दी से। जल्दी जल्दी बोलिए। बोलो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो भैया, हम पानी के सरफेस से h हाइट नीचे ये पॉइंट लेते हैं, ये पानी की सरफेस पे पॉइंट लेते हैं A, तो हम बोलेंगे क्या? प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस रो जी एच, जहां रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि अब क्योंकि पॉइंट ए एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसलिए पॉइंट ए का प्रेशर कितना हो जाएगा? P ATM। दिस इंप्लाइज रो जी एच इज इक्वल टू P ATM, विच इंप्लाइज H इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक अपॉन रो इंटू जी। ठीक है, अब देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, रफ कैलकुलेशन करूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब है, इंटू जी कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 10, सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। तो मैं अगर पानी के सरफेस से 10 मीटर नीचे चला जाऊं तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 PATM हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, मतलब कि हर 10 मीटर नीचे जाने पे प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ जाएगा। मतलब पानी के सरफेस पे 1 ATM, 10 मीटर नीचे 2 ATM, 20 मीटर नीचे 3 ATM, 30 मीटर नीचे 4 ATM, 40 मीटर नीचे 5 ATM एंड सो ऑन। 200 मीटर नीचे कितना प्रेशर हो जाएगा? 21 ATM, है ना? समझ में आई बात? 200 मीटर नीचे कितना हो जाएगा? 21 ATM। हर 10 मीटर पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। 21 ATM का मतलब क्या हो गया? अगर आप 200 मीटर नीचे पानी के सरफेस से चले जाओगे तो आपको चारों तरफ से पानी इतना जोर से दबाएगा ना, सांस नहीं ले पाओगे, इसमें लोगों सेकेंडरी है, आपको पानी चारों तरफ से क्रश कर देगा एकदम दबाकर, क्योंकि आपके अंदर का प्रेशर उस पानी के प्रेशर से लड़ नहीं पाएगा। समझ में आई बात? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? पानी के सरफेस से कितना नीचे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिना किसी मतलब कोई सबमरीन में चला जाए अलग बात है, बट बिना किसी सबमरीन के सिर्फ कपड़े पहनकर पानी की सरफेस से मैक्सिमम कितना नीचे गया है कोई आदमी आज तक मालूम है आपको? सिर्फ 217 मीटर, बस सिर्फ 217 मीटर। हिमालय में अपन 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, 8.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं एवरेस्ट पे, बट पानी के नीचे सिर्फ 200 मीटर जा सकता है आदमी, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उससे नीचे कोई जा नहीं पाया। क्यों? क्रश हो जा रहे हैं यार। 200 मीटर से नीचे जाके आदमी सांस नहीं ले पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा है, चारों तरफ से दब रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो 200 मीटर में भी कैसे चला गया मेरे लिए तो वही सरप्राइज है कि कैसे कोई सर्वाइव कर गया उतना नीचे। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir.
यूट्यूब ये अपना वीडियो देखने वाला चैनल नहीं है, यू शेप का ट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब में क्या होता है, बेसिकली क्या होगा, आपको बोला जाएगा यूट्यूब के एक ग्लास का कनेक्टेड ऐसा ट्यूब है, इसमें इधर यहां तक लिक्विड भर दिया, ये एक कनेक्टेड लिक्विड है लेट्स से, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को इस हाइट h1 और इस हाइट h2 के बीच में लेट्स से रिलेशन चाहिए। मैंने बोला मैं एक पॉइंट ले लूंगा यहां पर A, एक पॉइंट ले लूंगा यहां पर B, तो मैं क्या कह सकता हूं, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, हाँ या ना? यस सर। दिस इंप्लाइज P ATM प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P ATM प्लस रो जी H2 बोल सकता हूं, हाँ या ना? यहां A का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1, B का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2, है ना? यस सर। सो यहां से मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज H1 इक्वल्स टू H2, तो दोनों तरफ लिक्विड की हाइट सेम। इसको हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते थे, मैं ये भी कह सकता था कि इस पॉइंट का प्रेशर विल बी सेम एज, मान लेते हैं ये हाइट H2 को मैंने ज्यादा एज्यूम कर लिया, डायग्राम में मैंने इक्वल बना रखा है, लेट से मैंने H2 यहां तक मान रखा होता, तो ये इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल होता, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोलो। नो क्यों? सर। क्योंकि C और D क्योंकि सेम हाइट पर है इनसाइड ए कनेक्टेड फ्लूइड, इसलिए प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट D विल बी इक्वल। समझ में आ रही बात? बिकॉज C एंड D आर एट सेम हाइट इनसाइड अ कनेक्टेड लिक्विड, ठीक है। C एंड D आर एट सेम हाइट इनसाइड अ कनेक्टेड लिक्विड, और लिक्विड भी कैसा, स्टेशनरी, कनेक्टेड स्टेशनरी लिक्विड, इसलिए प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। इसका मतलब प्रेशर एट C कितना है, P ATM इज इक्वल टू P ATM प्लस रो G H2 माइनस H1, दिस इंप्लाइज H2 इज इक्वल टू H1। मतलब अपने आप ही इसके D के ऊपर कोई पानी लिक्विड हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली बोल सकते थे बिना कोई इक्वेशन लगाए, क्योंकि पॉइंट C और पॉइंट D का प्रेशर इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? यूट्यूब को कैसे डील करोगे आगे चल के, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम उस पर बहुत सारे, पर कैसे डील करना है यूट्यूब के साथ समझ में आ रहा है? यस सर। कॉपी हो गया? कॉपी हुआ? Yes, sir. तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पढ़ा हो तो है आप लोगों ने बैरोमीटर, क्या होता है बैरोमीटर का यूज? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। बैरोमीटर में क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, बड़ा सा टब है, जिसके अंदर हमने मरकरी भर रखा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मरकरी बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी बाथ। अब नहाना नहीं होता है मरकरी में, क्यों नहीं नहाना होता है मरकरी में, बताओ तो जरा। मर्क्यूरी का डेंसिटी ह्यूमन के डेंसिटी नहीं, से इट्स ज्यादा होता पॉइजनस, है। बहुत भयंकर पॉइजन है ये, गलती से खा मत लेना थर्मोमीटर तोड़ के, ठीक है।
मरकरी इज वेरी पॉइजनस, इसलिए मरकरी को बहुत सेफली हैंडल करना होता है, ठीक है। मतलब मरकरी दिखने में भले ही वो इंटरेस्टिंग लगता है, अगर कभी देखा हो किसी ने, दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है मरकरी, बट उससे हमेशा ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए, जब तक जरूरी नहीं तब तक यूज करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो काफी डेंजरस होता है, समझ में आई बात। तो ये अपने पास मरकरी बाथ है, हमने क्या किया, इस मरकरी बाथ के अंदर ये ट्यूब डाल दिया, ग्लास ट्यूब, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर ऑटोमेटिकली पूरा मरकरी भर जाएगा, हाँ या ना। यस सर। जब पूरा मरकरी जब ये ग्लास ट्यूब पूरी तरीके से मरकरी में भर चुका, सॉरी, जब मरकरी पूरी तरीके से ग्लास ट्यूब में भर चुका है, उस वक्त हमने क्या किया, इसके ओपन एंड को मरकरी के अंदर ही रहने दिया और इस क्लोज एंड को मरकरी के बाहर निकाला। इसको ओपन एंड को 1 सेकंड के लिए भी मरकरी के बाहर नहीं निकलने दिया, जिससे कि अंदर कोई एयर ना घुस पाए, समझ में आई बात। और हमने इसको, इस ओपन एंड को मरकरी के अंदर रखते हुए इस ट्यूब को ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो क्या होगा, मरकरी अपने आप इस ट्यूब के अंदर भर जाएगा, है या ना, ऊपर तक। और अगर पूरा टॉप तक नहीं भरे तो यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे कोई एयर है क्या, नहीं है, तो यहां क्या है आपका वैक्यूम है, समझ में आ रही बात। यस सर। यहां पर वैक्यूम है, तो मतलब यहां का प्रेशर कितना है, वैक्यूम है तो प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। यहां का प्रेशर कितना है, पॉइंट ए का प्रेशर कितना है, क्या ये PATM है, हाँ या ना। इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और पॉइंट बी सेम लेवल पर है, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू PATM, हाँ या ना। बोल सकता हूं कि नहीं। यस सर। ये भी कह सकता हूं कि अगर ये वाला पॉइंट सी है तो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0, क्यों, ऊपर वैक्यूम है उसके। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलते जाओ। यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर मैं इस हाइट को h मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C प्लस रो GH, जहां रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस मरकरी। होगा कि नहीं होगा। यस सर। सो नाउ प्रेशर एट B कितना है, PATM इज इक्वल टू प्रेशर एट C कितना था, 0 प्लस रो GH, दिस इंप्लाइज हाइट h इज इक्वल टू PATM अपॉन रो G। समझ में आई बात। तो ये जो हाइट h है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ना। ये जो हाइट h है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं सिर्फ ये हाइट h मेजर करके बता सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी बेटा। यस सर। ठीक है, तो यही हाइट h जो है, अगर क्योंकि मैंने यहां पे मरकरी यूज किया है, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13.6 ग्राम पर cc, या फिर 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 atm है, देन हाइट h इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। इसीलिए हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ में आई बात, कहां से आए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg,
समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अब सोचिए अगर मैं इस बैरोमीटर को लेके पहाड़ पे चला जाऊं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो जाएगा ना, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, है ना। हिमालय पे जैसे सब अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। क्यों घटता है? वो डायग्राम देखा था ना जिसमें नोबिता के ऊपर खूब सारा प्रेशर था। अगर वो ऊपर चला जाएगा नोबिता तो उसके काफी सारा एयर तो उसके नीचे रह जाएगा ना, उसका वजन उसके सर पे नहीं आएगा ना। यस सर। तो इसलिए जैसे जैसे हाइट पे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। वैसे भी किसी फ्लूइड में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता है, नीचे आता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। इसलिए अगर हम चले जाएं हिमालय पर, अगर हम चले जाएं एवरेस्ट पे, अगर हम चले जाएं किसी पहाड़ी एरिया में, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए वहां पर अगर आप ये बैरोमीटर लेके जाओगे तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर नहीं आएगी, उससे थोड़ी कम आएगी। समझ में आ रहा है बात? यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। क्लियर है बैरोमीटर? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, हाइड्रोलिक जैक पे आ गए हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। अभी के लिए ये वाली क्लास खत्म है, ठीक है? Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।